हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी तैयारी 3 और 4 के लिए जो प्लेटफॉर्म का न्यू बुक आया है कक्षा 6 से 8 के लिए, इसका आज हम लोग सेट नंबर 12 देखने वाले हैं। आज हम लोग सेट नंबर 12 में 40 अति महत्वपूर्ण बीपीएससी में जो पूछे हुए प्रश्न हैं उसको देखने वाले हैं। यह जो सेट है आपको 15 मार्च 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था कक्षा 6 से 8 का, वही सेट इसमें दिया हुआ है, यानी यह प्रीवियस ईयर का पेपर है। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 11 तक के सेट को अपने चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है, तो आप हमारे इस वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो भूलें ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो भी प्रश्न का आंसर है वो हम इस बुक के अकॉर्डिंग बताएंगे। पहला प्रश्न है, इटली में पुनर्जागरण किस भाषा एवं साहित्य में रुचि जागृत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैटिन और ग्रीक भाषा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वीं 18वीं शताब्दी में फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी। तो सभी को पता होगा कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में फ्रांस की जो सामाजिक संरचना थी वह 3 स्टेट में विभक्त थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्तांतरित वर्साई की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया क्योंकि इसका कारण बताना है। जर्मनी ने अपने उपनिवेश खो दिए, क्षतिपूर्ति की राशि अत्यधिक थी और इसे असैन्यकरण कर दिया गया। तो सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था? तो ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक तिलका मांझी थे और कान्हू मुर्मू थे, लेकिन CR दास, चित्तरंजन दास नहीं थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, स्वतंत्रता, समानता, समान नियमों और समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का सही समूह क्या है? तो इसका सही समूह हो जाएगा जॉन लॉक, जीन जैक्स और रूसो, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? ए में बोल रहा है टाइड चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर था, तो यह कथन सत्य है। बी में बोल रहा है टाइल अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को आधा किए जाने वाला कर था, तो यह कथन गलत है। सी बोल रहा है लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी, तो यह भी सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो टाइल था यह अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से लिए जाने वाला राजस्व कर था, भूमि कर था, इसलिए यहाँ पर अप्रत्यक्ष दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा, यह प्रत्यक्ष कर था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष रूसी बोल्शेविक पार्टी ने संविधान सभा में बहुमत न मिलने पर असेंबली ने यह तर्क देते हुए कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, उसके प्रस्तावों को ठुकरा दिया? तो यह जनवरी 1918 की घटना है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि देखिएगा इसका जो सॉल्यूशन था, अधिकांश यूट्यूबर जो थे वह 1917 बता रहे थे, लेकिन यह जनवरी 1918 इसका सही उत्तर हो जाएगा और यह आपको NCERT किताब में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आज़ाद के अनुरोध पर किसने द फिलोसफी ऑफ बम्ब यानी बम का दर्शन नामक पुस्तक लिखी है? तो भगवती चरण बोहरा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कामागाटामारू क्या था? तो यह एक जहाज था, जापानी जहाज था, जिसको गुरुदत्त सिंह ने भाड़े पे लिया था। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था? तो हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा EB रामास्वामी नाइकर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मन में नाजी यूथ लीग का गठन कब किया गया? तो नाजी यूथ लीग का जो गठन है
1922 में किया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद तथा यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया और काली कुर्ती वाले एक दल का गठन किया? तो ओसवाल्ड मोजले। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार एक सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु शीघ्र ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। क्योंकि? तो इसका कारण हो जाएगा देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का परित्याग कर कौन सी नीति को अपनाया? तो रक्त एवं लौह की जो नीति है इसको त्याग कर शांति एवं निर्माण की नीति को अपनाया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1904 में हुए हार्दिक समझौते में कौन देश शामिल था? तो 1904 में हार्दिक समझौता जो था वह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। तो ऑप्शन सी और बी सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 1815 में वियना सम्मेलन के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं था? तो वियना सम्मेलन के दौरान पोलैंड जो था यह शामिल नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जबकि प्रस्सा, रूस, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया ये शामिल था और इसका नेतृत्व ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था मेटरनिख ने किया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलनों के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावलियों में कौन सा सही था? तो ए में दिया है काला लाल सुनहरा तिरंगा 1848 में उदारवादियों का झंडा था। यह कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। उगते सूर्य की किरण नए युग का सूत्रपात किया, यह भी कथन सत्य है। सी में कह रहा है बलूत पत्तियों की मुकुट, तो यह क्या है? बहादुरी का प्रतीक दिया है, यह भी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक जो है क्या है वह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आर.बी. रसेल। कौन हो जाएंगे? आर.बी. रसेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है कौन सा कथन सत्य है। 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, यह कथन सत्य है। बी में कह रहा है अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत में कपास निर्यात में कमी आई, कमी नहीं आई बल्कि बढ़ोतरी हुई, यह कथन गलत है। फ्लाइंग शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ, यह भी सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक सत्य है। अगला प्रश्न है, 1873 में रचित पुस्तक गुलामगिरी किस धारणा को निष्प्रभावी करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक का इसमें चर्चा किया गया है। स्टालिनग्राद की लड़ाई किनके मध्य हुई थी? तो यह रोमानिया और बुल्गारिया के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि इस बुक में जब का प्लेटफॉर्म का बुक है इसमें इसका आंसर दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन जो महेश कुमार बर्नवाल का जो बुक आता है हिस्ट्री के लिए तो उसमें दिया हुआ है रोमानिया और बुल्गारिया। तो महेश कुमार बर्नवाल का बुक आप जानते ही हैं वह एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप रोमानिया और बुल्गारिया को ही सही आंसर मानिएगा। अब जैसे प्लेटफॉर्म में इसका आंसर ऑप्शन ए दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, बेला चमेली की क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो ट्यूनीशिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेला और चमेली क्रांति का संबंध ट्यूनीशिया से है। रोम चलो का नारा किसने दिया था? तो मुसोलिनी ने रोम चलो का नारा दिया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो आपको एनसीईआरटी में 51 दिया हुआ है और एससीईआरटी में 50 दिया हुआ है, तो आप 51 पे टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 51। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है? तो यह सच्चिदानंद सिन्हा का समाचार पत्र है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो रहा है कि रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो लेनिन को दिया जाता है। ऑप्शन ए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा सही है? तो मुक्त व्यापार, निजीकरण और आर्थिक सुधार, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। किस घटना से यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है? तो 1919 की नई आर्थिक
1929 की विश्व आर्थिक मंदी से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नई आर्थिक नीति जो लेनिन दिए थे 1921 में, वो अलग हो गया। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में इनमें से एक से अधिक जाने जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था। ये तो सभी को पता होगा, कब से कब तक, तो 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीयों के हाथों में था। तो औपनिवेशिक काल में बताना है तो क्या हो जाएगा, कपास और जो वस्त्र उद्योग था वह भारतीयों के हाथों में था। महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष की थी। तो 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। भारत में प्रथम छापाखाना किस वर्ष था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो 1956 में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए यहाँ पे 56 दिया हुआ है, जबकि आपका जो एग्जाम का क्वेश्चन था उसमें 1557 दिया गया था, लेकिन यहाँ पे 1556 दिया हुआ है। तो अगर 1557 होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं, और 1557 दिया रहेगा तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम ने इसका उत्तर ई दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 1557 दिया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन पेरिस शांति सम्मेलन के 4 परिषदों का सदस्य था। तो लॉर्ड जॉर्ज भी थे, और वुडरो विल्सन भी थे, और लॉर्ड ऑरलैंडो ये भी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। किस वर्ष लॉर्ड लिट्टन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। ये तो सभी को पता ही होगा, 1878 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जालियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड किस दिन को हुआ था। तो बैसाखी के दिन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को। वो रहा है, 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। तो महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ की। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी यानी हंटर कमेटी में बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी यानी हंटर कमेटी में किस भारतीय को स्थान दिया गया था। तो जो हंटर कमेटी थी इसमें 5 जो थे वह अंग्रेजी थे, और 3 जो थे वह भारतीय थे। तो 3 भारतीय कौन थे, सर सीमालाल सीतलवाड़, पंडित जवाहर नारायण और सुल्तान अहमद खां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आपका आज का सेट नंबर जो 12 था इस बुक का, उसके हमने 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो भूलिएगा ही नहीं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम लोग इसके अगले पार्ट में मिलेंगे। वैसे तो इसमें 12 ही सेट दिया था, यह बुक समाप्त हो गया, लेकिन अब इसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे, और हिस्ट्री के लिए हम लोग दूसरा बुक देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।